हेलो एवरीवन, ये केजीएस आईएएस का पेपर है 71th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर है 22। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर देखना है गलत ऑप्शन। मोहनजोदड़ो से मिले सैडल कण खुरदरे आग्नेय चट्टान या बलुआ पत्थर से बने होते थे। ठीक है। अफगानिस्तान के सोर्तुगई में सिंचाई के लिए ये नहरों के निशान पाए जा गए हैं। ठीक है। हड़प्पा के बाढ़ सामान्यतः घनाकार चर्ड पत्थरों से बनाए जाते थे जिन पर निशान होते थे। इन पर कोई भी निशान नहीं है, तो यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि गलत ऑप्शन इसमें बताना है, सी आंसर है। नेक्स्ट सेकंड, हड़प्पा के समाधानों और कलाकृतियों के संबंध में सही कथन नहीं देखने, इसमें गलत कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता के समाधानों में प्राय मृत्यु के बाद उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तन और आभूषण शामिल किए जाते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, दुर्लभ चीनी मिट्टी के बर्तन कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों तक ही सीमित थे। ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े स्थलों पर पाए गए, ना कि ये कालीबंगा क्षेत्रों में पाए गए। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जिसमें पहला होगा वो तो हो ही नहीं सकता, और जिसमें दो होगा वो होगा ही होगा। इसमें दो तो है ही, अब इसमें चार देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले वस्तुओं के ढेर में सोने के आभूषण और धातु की वस्तुएं शामिल थी। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें 2 और 3 ऑप्शन, इसमें दूसरा ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। दूसरा बी में आ रहा है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्राचीन शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ देखना है, तो इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हमें जाना है। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यहाँ पर अही छत्र, अही छत्र है। तो अही छत्र में देखें तो पहले यहाँ पर अही छत्र होगा, फिर दूसरे पे इधर श्रावस्ती होगा, फिर चंपा होगा और फिर कुशीनगर होगा। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यहाँ पर सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, सातवाहन शासकों के बीच बहु विवाह की प्रथा अभिलेखीय साक्ष्यों के माध्यम से प्रमाणित होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, प्रारंभिक भारत में सभी ब्राह्मण और राजकीय परिवारों में बहिर्विवाह के नियम का सख्ती से पालन किया जाता था। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सख्ती से पालन नहीं किया जाता था। तीसरा ऑप्शन है, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है, जिनमें से केवल आधे को ही स्वीकार्य माना गया है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें सही कथन देखने 1 और 3, ए में आ रहा है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 5, कौन सा बौद्ध ग्रंथ वैशाली में संपन्न संगीति में संकलित किया गया है, जिसमें संघ के लिए अनुशासन संहिता शामिल है। इसमें यहाँ पर विनय पिटक है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 6 में है, मध्यकालीन भारत के विदेशी विवरणों के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, अल बरूनी ने पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्य का अरबी में अनुवाद किया। ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली और मालदीव दोनों में काजी के रूप में कार्य किया। दोनों ऑप्शंस इसमें ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलनों के संबंध में इसमें गलत कथन बताना है। गलत ऑप्शन देखना है, सी आंसर इसमें गलत है। जो लिंगायत धर्मशास्त्र के अनुसार दाह संस्कार करते थे और यौवनारंभ पश्चात विवाह को अस्वीकार करते थे, इसमें यहाँ पर गलत दिया गया है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस प्रारंभिक सूफी सिलसिले ने शरिया के सख्त पालन और एक संयमित जीवन शैली पर जोर दिया तथा रहस्यवादी अतिरेक का विरोध किया? ये इसमें यहाँ पर नक्शबंदी, डी आंसर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। लोमस ऋषि गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। सारनाथ सिंह स्तंभ पर मूलतः एक धर्मचक्र था। ठीक है। दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति काले बेसाल्ट पत्थर से बनी है और इसकी सतह पर पॉलिश नहीं है। इसमें ये ऑप्शन गलत है, तीसरा, जो दीदारगंज से यक्षिणी बेसाल्ट से नहीं, जबकि ये
बलुआ पत्थर से तराशी गई है। तीसरा ऑप्शन गलत है। इसमें यहाँ पर चौथा ऑप्शन है राजस्थान में स्थित बैराट स्तूप अशोक के समय का ईंट से निर्मित स्तूप का प्रारंभिक उदाहरण है। 1 2 4 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अशोक के शासनकाल के संबंध में इसमें गलत ऑप्शन बताना है। गलत ऑप्शन इसमें बी है, कलिंगेतर धर्म महापात्रों को पूरे साम्राज्य में बौद्ध मठों की देखरेख में सौंपा गया था। ये ऑप्शन इसका गलत है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के मूल सिद्धांत के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है जैन धर्म का मानना है कि सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है परंतु निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, जैन धर्म में यही बताया गया था। जैन धर्म में कर्म की अवधारणा आत्मा पर सूक्ष्म भौतिक पदार्थों के संचित होने से जुड़ी हुई थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म में मोक्ष किसी देवता के प्रति समर्पण और अनुष्ठानिक पूजा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती थी। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो जैन धर्म है इसमें मोक्ष 3 रत्नों के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, 1 और 2 ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गुप्तकालीन साहित्य कृति और उनके लेखकों से संबंधित युग्मों में से गलत कथन इसमें बताना है। इसमें मेघदूत की बात करें तो ये यहाँ पर कालिदास इनका ही है, और जो मृच्छकटिक है ये एक संस्कृत नाटक है जो शूद्रक गुप्त काल के आसपास रहते इनका माना जाता है। तो यहाँ पर जो विशाख दत्त है, यहाँ पर विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लिए जाने जाते हैं, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 13, हिंद यूनानी और शासकों जो शासक थे उसके संबंध में सही कथन इसमें देखना है। हिंद यूनानी शासक मेनांडर महायान बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़ा था और उसकी पहचान मिलिंद से की जाती है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है भारत में शक शासन का संस्थापक मोस था, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हिंद यूनानी सिक्के द्विभाषी थे जिनमें एक और ग्रीक और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित थी। ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है इसमें 14, गुप्त काल से संबंधित देखना है, सही कथन इसमें बताने हैं। हरिसेन द्वारा लिखित महरौली लोहा स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो दिल्ली में महरौली लोहा स्तंभ है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है, ना कि इनका है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद ओनली बी बचता है, बी आंसर इसमें सही है। इसमें यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन देखने हैं, वैसे सही ऑप्शन इसमें नहीं बताना। गलत ऑप्शन इसमें बताना है जिसमें 2 होगा, जिसमें पहला होगा वो तो सही है। इसमें फिर देखते हैं दूसरा, इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को उनकी काव्यात्मक संगीतात्मक और बौद्धिक प्रतिभा के लिए कविराज कहा गया। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, तो जिसमें दूसरा होगा वो हो नहीं सकता, तो इसमें सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से साहित्यिक कृतियों और उनसे संबंधित विषयों पात्रों के युग्मों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है 10 कुमार चरितम, जो 10 कुमार चरितम है इसको दंडिन द्वारा रचित है ये 10 कुमार चरितम, और इसमें संस्कृत में गद्य रोमांस की बात की गई है। 10 युवक जो राजकुमार है उनके साहसिक कारनामों का वर्णन भी किया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है और हमें सही ऑप्शन इसमें बताने हैं, तो 1 और 3 तो इसमें सही होगा ही होगा, 2 ऑप्शन गलत हो जाता है। मृच्छकटिक की बात करें, इसमें छोटी मिट्टी की गाड़ी है जिसका श्रेय शूद्र को दिया जाता है, और ये संस्कृत नाटक है जो एक ब्राह्मण चारुदत्त और एक वैश्या वसंत सेना की प्रेम कहानी को दर्शाता है। इसमें यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी गलत है, 1 और 3 ऑप्शन इसमें ठीक है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 16, संगम युग के दौरान राजनीतिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर इसमें देखना है गलत ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं गलत कौन से हो रहे हैं वो।
चेरों, चोलों और पांड्यों में वंशानुगत राजतंत्र शासन का यहाँ पर प्रमुख रूप था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है राजाओं के पास पूर्ण शक्ति थी जिस पर किसी भी जनजातीय या योद्धा सभा का कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो राजा थे उनके पास में महत्वपूर्ण अधिकार थे, लेकिन यहाँ पर जनजातीय और योद्धा सभा में को भी नियंत्रण होता था। तीसरा ऑप्शन है वैलिर अधीनस्थ सरदार होते थे जो अक्सर शासक राजा और स्थानीय जनता के बीच मध्यस्थता करते थे। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। हमें इसमें गलत ऑप्शन देखना है। गलत ऑप्शन ओनली बी होगा। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक नवाचार का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है? इसमें यहाँ पर मूल्य नियंत्रण और राशनिंग के माध्यम से बाजारों पर नियंत्रण किया था। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 18, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। विजयनगर साम्राज्य, पहला ऑप्शन है इसमें नायकर प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान थी। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा है रायों ने अपनी सेना में मुस्लिम घुड़सवारों और यूरोपीय तोपचियों की भर्ती की। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर साम्राज्य में अंतर्देशीय व्यापार का एक विस्तृत नेटवर्क था, लेकिन समुद्री व्यापार को हतोत्साहित किया जाता था। तीसरा ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत है। इसमें यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में एक मजबूत अंतर्देशीय व्यापार नेटवर्क था, जो इसमें मसालों, वस्त्रों और घोड़ों जैसी वस्तुओं के लिए बाजार थे। यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन है इसमें ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 19 है भारत में पुर्तगालियों के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। वास्को डी गामा पहली बार एक अरब नाविक की मदद से कालीकट में उतरे थे। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने स्थानीय व्यापारियों के साथ संघर्ष के बाद कालीकट पर बमबारी की। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। ये की गई थी यहाँ पर 1505 से 1509 में इनका कार्यकाल रहा था, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है यहाँ पर, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत समुद्री मार्गों और बंदरगाहों पर पुर्तगाल का नौसैनिक नियंत्रण स्थापित करने की रणनीति अपनाई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गुजरात के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार बीजापुर की आदिलशाही सत्ता से प्राप्त किया था, ना कि यहाँ पर गुजरात के सुल्तान से। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। 1, 2, 3 सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 20, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य जमींदारों का एक वफादार वर्ग बनाना था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है भारतीय वस्त्र उद्योग को उच्च शुल्कों द्वारा ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा से बचाया गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने जो भारतीय उद्योगों की तुलना में ब्रिटेन के औद्योगिक हितों को तरजीह दी गई थी। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ही ठीक है। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना था? ये माना था वीडी सावरकर के द्वारा। बी आंसर इसमें सही है। 22 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद में भारत सचिव पद की स्थापना हुई? ये हुई भारत शासन अधिनियम 1858। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 23, भारतीय राजनीति में उदारवादियों के बारे में इसमें सही कथन यहाँ पर बताने हैं। उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक आधार पर सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग भी की। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। उन्होंने किसानों और मजदूरों के सीधे आंदोलन में शामिल होने की अपील की। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 बी में आ रहा है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। सीधे यहाँ पर अपील नहीं की गई थी। उदारवादी मुख्यतः जो याचिकाओं और प्रस्तावों जैसे संवैधानिक तरीकों पर निर्भर थे। इसमें शिक्षित, अभिजात वर्ग,
पैसे वर्ग, शहरी मध्यम वर्ग को संगठित करने पर ये केंद्रित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इधर पुस्तकें और लेखक दिए हुए हैं। अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये है RC मजूमदार जी के द्वारा। तो यहाँ पर सी का पहला इसमें आ रहा है सी में, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 25। असहयोग आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय नेताओं के संबंध में इसमें सही कथन यहाँ पर बताने हैं। वीरेंद्र नाथ संसाल ने 1921 में मिदनापुर के महिष्य काश्तकारों के बीच कर मुक्ति आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जितेंद्र लाल बनर्जी ने 1921 से 22 में चंपारण और गया जिलों में बंदोबस्ती अभियान के खिलाफ किसानों के एक सफल प्रतिरोध का नेतृत्व किया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये जितेंद्र लाल बनर्जी असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल के एक क्षेत्रीय नेता थे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 26। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में सही कथन देखने हैं। यह साइमन कमीशन की विफलता के बाद शुरू किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है इस आंदोलन में करों का भुगतान न करना और नमक कानून की अवहेलना शामिल था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा है पूना समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से अप्रैल 1934 में बदली हुई थी और सितंबर 1932 में हस्ताक्षरित जो पूना समझौता था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच पृथक निर्वाचिका के मुद्दे को सुलझाने के लिए किया गया था। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसमें सही है, 1 और 2। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 27। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में इसमें सही कथन देखने हैं। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन। कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अरुणा आसफ अली ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। तीनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 28। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो जी है इसका विमीय सूत्र क्या होता है। इसमें यहाँ पर m की -1 होगी, l की 3 होगी और t की -2 होगी। m का मतलब होता है यहाँ पर मास और l का होता है जो दूरी होती है और t का मतलब होता है इसमें टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको निकाला जा सकता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण निकालना है हमें, इसमें फॉर्मूला होता है F का, F = G m1 × m2 और डिवाइडेड बाई होती है यहाँ पर r²। तो G में निकालेंगे हम इसका, जो G होगा G का निकालेंगे तो F का जो निकालेंगे वो हो जाएगा m की तो 2 हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो L होगा L की -2 होगा। तो इसमें इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर है ये है ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 29। निम्नलिखित में से कौन सी रोजमर्रा की परिस्थितियां सापेक्ष संरक्षण का उदाहरण है। इसमें यहाँ पर है गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर झटकना, सी आंसर इसमें करेक्ट है। ये यहाँ पर पारिस्थितिकी संवेग संरक्षण का उदाहरण है ये परिस्थितियाँ। नेक्स्ट 30। साइक्लोन स्पंजिया और स्पांजिला किस संघ से ये संबंधित हैं। ये है यहाँ पर पोरीफेरा, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 31 है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता एक आवर्त में बाएं से दाएं कैसे बदलती है। ये बढ़ती है, सी आंसर इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन में, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 33। निम्नलिखित में से कौन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में एंजाइमों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सक्रियण ऊर्जा को कम करके विशिष्ट सबस्ट्रेट को उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी ऊतक है जो पौधों में
एक से अधिक प्रकार की कोशिकीय से मिलाकर बना होता है और एक सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए साथ में कार्य करता है। इसमें यहाँ पर जाइलम होता है, ये डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति दर्शाती है कि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं है। इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन है, एक एथलीट एक वृत्ताकार है का एक चक्कर पूरा करता है और प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर आ गया, तो इस स्थिति को दर्शाता है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्पष्ट रूप से समझाता है कि किसी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर क्यों रहती है। इसमें यहाँ पर क्योंकि स्थितिज ऊर्जा निरंतर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है लेकिन उसका योग अपरिवर्तित होता है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ mv²। इसमें कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये होती है mgh। इसमें सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 37, मनुष्यों में किस गुणसूत्र संयोजन के परिणाम स्वरूप लड़का पैदा होता है। इसमें XY के कारण होता है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 38, वाहनों में उत्तल दर्पण को रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों प्राथमिकता दी जाती है। यह व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है और प्रतिबिंबों को सीधा करता है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। 39 है, मानव नेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है। सही ऑप्शन यहाँ पर बताने हैं। मानव क्षेत्र का लेंस विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं पर फोकस करने के लिए अपनी फोकल लंबाई को बदल सकता है। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष तब होता है जब दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे केंद्रित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया बोला जाता है जब दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे केंद्रित होता है, ना कि उसके पीछे होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा गलत होने के बाद अभी दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए। तीसरा है यह एक सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, तो 1 और 3 सी में आ रहा है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन इसमें बताना है। सभी प्रतिरोधकों में वोल्टेज समान होता है, ठीक है। कुल धारा प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धाराओं का योग होता है, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध सदैव संयोजन में सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक होता है। ये भी ठीक है। इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 41, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में इसमें गलत ऑप्शन बताना है। इसमें गलत है बी ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता एकल चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश स्थिर रहती है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्रों में जैव आवर्धन की परिघटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें यहाँ पर करता है ये उच्च पौषी स्तर पर अपघटनीय हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि। यहाँ पर थोड़ी थी, फिर इसमें आगे बढ़ती जाएगी, फिर इसमें बढ़ती जाती है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, उस घटना को क्या कहा जाता है जब कोई ठोस पदार्थ कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने गलनांक तक या उससे अधिक गर्म करने पर भी ठोस अवस्था में बना रहता है। इसको कहा जाता है अतितापन। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक्सटेंडेड रियलिटी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सही ऑप्शन इसमें देखना है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। यह आभासी संवर्धित और मिश्रित वास्तविकता को समाहित करने वाला एक एकीकृत ढांचा है जिसका उद्देश्य विविध क्षेत्रों में इमर्सिव उपयोगकर्ता अनुभव बनाना है। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक AI एजेंट और AI असिस्टेंट के बीच अच्छी तरह अंतर स्पष्ट करता है। इसमें यहाँ पर है बी ऑप्शन। एक AI एजेंट सक्रिय और लक्ष्य उन्मुख रूप से कार्य करता है जबकि एक AI असिस्टेंट उपयोगकर्ता के अनुरोधों पर
क्रियात्मक रूप से प्रतिक्रिया देता है और सुझाव भी प्रदान करता है। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 46, लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है इनकी कम विद्युत उत्पादन क्षमता और मॉड्यूलर डिज़ाइन के कारण इन्हें दूरस्थ या ऑफ ग्रिड क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। ठीक है, जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों के विपरीत इन्हें दक्षता बनाए रखने के लिए प्रत्येक 6 महीने में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें 3 से 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक यह डिज़ाइन पर निर्भर करता है। जो पारंपरिक रिएक्टर होते हैं, सामान्यतः हर 1 से 2 वर्षों में जो ईंधन होगा उसको भरने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें यहाँ पर जो ईंधन भरना होगा इसमें अवधि अधिक होती है, ना कि 6 महीने होगी। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। SMRS की सुरक्षा विशेषता अक्सर ऐसे पैसिव प्रणालियों पर आधारित होती है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप या बाहरी ऊर्जा स्रोतों के कार्य करती है। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। 1 और 3 बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 47, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य सेवा और पुनर्योजित चिकित्सा में 3D बायो प्रिंटिंग का अनुप्रयोग नहीं है? 3D बायो प्रिंटिंग का बताना है। इसमें यहाँ पर पूरी तरह से स्वचालित रोबोटिक सर्जिकल उपकरणों का निर्माण। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 48, नोडल फ्री इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। सटीक दवा वितरण के लिए हाइपोडर्मिक सुइयों का उपयोग करता है। इसमें यहाँ पर सुई रहित इंजेक्शन तकनीक है ये, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 49, डिजिटल ट्विन्स के संबंध में गलत कथन इसमें बताने हैं। एक डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु का आभासी प्रतिनिधित्व होता है जो उस वस्तु से जुड़े सेंसरों से रियल टाइम डेटा प्राप्त करता है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है डिजिटल ट्विन्स मानक सिमुलेशन के समान एक समय में केवल एक विशिष्ट सिमुलेशन संचालित करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो सिमुलेशन है आमतौर पर एक समय में सिंगल रन तक ही सीमित होते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत, 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो गए। एक तो सही है, तो सी आंसर इसमें सही होगा ही। लेकिन इसमें यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन बताने हैं। सही होता तो इसमें यहाँ पर सी हो जाता, लेकिन सी अब नहीं होगा। जिसमें दूसरा ऑप्शन होगा वो होगा ही होगा, अब पहला हो नहीं सकता, तो इसमें बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल SLM का उदाहरण है? इसमें यहाँ पर ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डिस्टिल बर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से 6G वायरलेस नेटवर्क के संभावित अनुप्रयोग हैं? इसमें यहाँ पर रियल टाइम होलोग्राफिक संचार भी है, दूरस्थ सर्जरी के लिए अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट भी है, स्वायत्त वाहनों के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वचालन, XR विस्तारित वास्तविकता में उन्नत इमर्सिव अनुभव। 5 ऑप्शन इसमें सही है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शैवाल ट्राइग्लिसराइड तेल उत्पन्न करता है जिसका उपयोग सतत विमानन ईंधन SAF में किया जाता है? ये बोट्रियोकोकस ब्राउनी, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 53, भारत की विधानसभा के संबंध में गलत कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें संविधान सभा के सभी सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे। सर BN राव, इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा सर BN राव संविधान सभा के सचिव थे, दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। ये संवैधानिक सलाहकार थे, ना कि सचिव थे। इसमें 1 और 2 कथन गलत है, या तो ए होगा या फिर डी होगा। SN मुखर्जी ने संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में कार्य
किया। तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 54, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 से लाई गई हैं। 1935 के अनुसार देखना है कौन सी इसमें लाई गई है। संघीय योजना भी, आपातकालीन शक्तियां भी और लोक सेवा आयोग भी, न्यायपालिका प्रणाली भी। इसमें चारों की चारों 1935 के अधिनियम से लाई गई है। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है वो बताना है। राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में नियमित रूप से करों का भुगतान करना, ये इसमें नहीं है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 56, मार्शल लॉ से संबंधित देखना है इसमें और कथन गलत बताने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, यह अवधारणा अंग्रेजी कानून से उधार ली गई। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, इस अभिव्यक्ति को संविधान में परिभाषित किया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, संविधान में ये परिभाषित नहीं किया गया है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, केवल इसका उल्लेख मिलता है 34 में। इसमें तीसरा ऑप्शन है, अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समान है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, इसके समान नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन यहाँ पर बताने हैं। 2 और 3 ऑप्शन इसमें गलत है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 57, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राज्य नीति निदेशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। इसमें जोड़े गए यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा वनों की सुरक्षा करना। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 58, भारत में कैबिनेट समितियों के संबंध में इसमें सही कथन बताना है। कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 77 के अंतर्गत किया गया है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, 77 के अंतर्गत नहीं किया गया। 77 सरकारी कार्य संचालन से ये संबंधित है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद आंसर निकल रहा है बी, 2 और 3। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से किस निकाय में भारत में सामान्यतः सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। ये कहा जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को CAG। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 60, संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में निम्नलिखित में से किस वैधानिक निकाय की स्थापना की गई। ये यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की CVC, यहाँ पर ए आंसर इसमें करेक्ट है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ पर ए आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने के कारण इसमें कौन से मानदंड है और सही कथन इसमें बताना है। वह दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध मत प्राप्त करना चाहिए और 4 लोकसभा सीटें भी जीतता हो। ठीक है, वह दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% भी जीतता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी, उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तीनों ऑप्शंस ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 62, इधर आर्टिकल और इधर प्रावधान दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 243, इसमें मिलान करने हैं। 243H की बात करें तो राज्य विधानमंडल को पंचायत को कर और शुल्क, टोल और फीस लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने, पंचायतों को ऐसे राजस्व आवंटित करना है जो राज्य की समेकित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त की जा सके। तो इसमें यहाँ पर पहले का तीसरा है। फिर है 243I। 243I राज्यपालों को पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने से संबंधित है। तो बी का जो होगा इसमें पहला होगा, तो बी का पहला इसमें डी में आना है। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 63,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी का प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? यह है आर्टिकल 136 में। तो डी आंसर इसमें सही है। भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? यह है इसमें 6 में। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 65। किसी विधेयक को धन विधेयक मानने या ना मानने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 66। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ये है यहाँ पर चराईदेव मोइदम्स असम। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 67। हाल ही में शुरू किए गए रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ये है सेवानिवृत्त एथलीटों के लिए करियर परिवर्तन और कौशल विकास को सुगम बनाना, जो रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट है 68। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2025 FIDE महिला शतरंज विश्व कप जीता? ये जीता दिव्या देशमुख के द्वारा। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 69। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें 24वां है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 70। हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI में शामिल हुआ और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI का सदस्य भी बना? इसमें यहाँ पर न्यूजीलैंड है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट है 71। डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा, इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र NER पर विशेष ध्यान देते हुए दूध की खरीद और प्रसंस्करण को मजबूत करना है। इसमें ठीक है दूसरा ऑप्शन। तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसमें यहाँ पर पूछा है सही, तो बी सही है। नेक्स्ट है 72। विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 भारत के विमानन कानूनों को किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप बनाने के लिए प्रारूपित किया गया है? ये किया गया केप टाउन कन्वेंशन। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 73। भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। इसमें तीसरा बन गया है, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा, वैश्विक मछली उत्पादन में इस क्षेत्र का लगभग 8% है, ठीक है यहाँ पर लगभग 8% है। तो दोनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 74। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुनर्बीमा परिचालन शुरू करने के लिए IRDAI की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी बनी है? ये बनी है वैल्यू एथिक्स। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 75। अश्विनी के संबंध में इसमें गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक सॉलिड स्टेट तकनीक पर आधारित सक्रिय रूप से इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किया जाने वाला फेस्ड एरे रडार है, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। दोनों ऑप्शंस इसमें सही हैं। नेक्स्ट है 76। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखा? ये रखा यहाँ पर USA के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है 77। हाल ही में किस देश ने पहली अंतर्राष्ट्रीय AI सुरक्षा रिपोर्ट 2025 जारी की? ये की गई यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 78। इसमें ठंडी महासागरीय धाराएं माना जाता है, ये बताना है। अगुल हास धारा ये तो गर्म जलधारा है, तो अगुल हास तो इसमें नहीं हो सकता। इसमें पहला ऑप्शन कट कर देते हैं, तो सी ऑप्शन इसमें सही निकल रहा है। 78 का डी, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 79। आल्प्स, एंडीज और हिमालय ये किसके उदाहरण हैं? ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। बी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें आल्प्स, एंडीज और हिमालय वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी हैं, जिससे पृथ्वी की जो पपड़ी है वो उखड़ गई और मुड़ गई, इसलिए इनको वलित पर्वत भी
कहा जाता है। विशाल युवा और पर्वत श्रृंखलाएं बनी। नेक्स्ट है 81 जनजातियों और उनके संबंधित क्षेत्रों पर विचार करना है। भोटिया की बात करें तो ये त्रिपुरा में नहीं है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है, पहला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। दूसरा है गुजर, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश में ही है ये डफरा, और कोटा ये राजस्थान में ना हो करके ये तमिलनाडु में है। चौथा ऑप्शन भी इसमें गलत है। तो इसमें यहाँ पर 1 2 4 आएगा, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 82 ट्रांस हिमालय और हिमाद्री पर्वत माला के मूल में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें हैं। इसमें यहाँ पर ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हैं, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 83 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस संशोधन का उद्देश्य है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उत्पादन को खपत को कम करना है। इसमें यहाँ पर किगाली है, ये सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 84 इधर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इधर यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर काकरा पार्क की बात करें तो गुजरात के सूरत में है ये, पहले का दूसरा। फिर यहाँ पर तारापुर, तारापुर है ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। यहाँ पर बी का तीसरा एक में ही आ रहा है, इसमें बी ऑप्शन में, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 85 हिमालय में श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 निम्नलिखित में से किस पर्वतीय दर्रे से होकर गुजरता है। ये जोजिला से होकर गुजरता है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 86 निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदानों की गेहूं की मशीनीकृत खेती के लिए बड़े पैमाने पर जुताई की गई और उन्हें विश्व के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। इसमें सी आंसर इसमें सही है, स्टेपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं और इसमें सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन है गर्म जल भी है और इसमें मीठा जल नहीं होता, गहरा जल भी नहीं होता, प्लवक की उपलब्धता भी है। 1 और 4 ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 88 है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना अक्षांश से प्रभावित होती है। इसमें यहाँ पर जलवायु होती है, मौसम पैटर्न भी होता है, इसमें समय नहीं होता, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अब वनस्पति पैटर्न भी होता है, तो 1 2 4 सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में उनकी उपस्थिति कार्बन की मात्रा के आधार पर देखना है। कार्बन की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है कम होती है वो बताना है। एंथ्रासाइट यहाँ पर मात्रा के आधार पर एंथ्रासाइट होगा, फिर पीट होगा, फिर बिटुमिन्स होगा और फिर यहाँ पर लिग्नाइट होगा, तो यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 कमोडिटी बोर्ड और मुख्यालय का स्थान दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर कोड भी दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो ये है बेंगलुरु में, यहाँ पर पहले का तीसरा 2 में आ रहा है। रबर बोर्ड की बात करें तो ये कोट्टायम केरल में है, यहाँ पर दूसरे का पहला। तीसरा है इसमें हल्दी बोर्ड है यहाँ पर निजामाबाद तेलंगाना में, और तंबाकू है ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तंबाकू बोर्ड यहाँ पर चौथे का दूसरा है और यहाँ पर हल्दी बोर्ड निजामाबाद में है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 91 पृथ्वी के भीतर के आंतरिक असंतताओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मोहोरोविसिक असंतता देखना है इसमें, तो ये यहाँ पर पृथ्वी की भूप्रपटी और मेंटल के बीच में, ये यहाँ पर जो असंतता है पृथ्वी की भूप्रपटी और निचले मेंटल के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। दूसरा है इसमें गुटेनबर्ग असंतता, जो गुटेनबर्ग है ये पृथ्वी के मेंटल को, जो पृथ्वी का मेंटल होगा और यहाँ पर कोर से अलग होने को करती है, यहाँ पर ठीक है दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें तीसरा कॉनरोड असंतता, जो कॉनरोड असंतता है इसमें ऊपरी और निचली जो क्रस्ट होगी उसके लिए होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला और दूसरा ठीक है, केवल 2 युग्म इसमें सही है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 अत्यंत छोटी और असंख्य जल बूंदें जिनका व्यास आमतौर पर लगभग 0.2 से 0.5 मिलीमीटर 0.008 से 0.2 इंच होता है, धीरे धीरे गिरती है और अक्सर हवा के प्रवाह के साथ तैरती हुई प्रतीत होती है। इसमें किस प्रकार के वर्षा का उल्लेख किया गया है। बूंदाबांदी का किया गया, डी आंसर इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट जैव ईंधन के प्रकार देखने हैं और कितने इसमें सुमेलित हैं। प्रथम पीढ़ी का जो जैव ईंधन है वो यहाँ पर ये आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। यहाँ पर ये आसानी से, और पारंपरिक जैव ईंधन इसमें मक्का, गन्ना और वनस्पति तेलों से ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरी पीढ़ी का जो जैव ईंधन होगा ये यहाँ पर गैर खाद्य जैव ईंधन स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कृषि अवशिष्ट होता है उससे। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर एक तो पहला और तीसरा, इसमें केवल 2 युग्म सही है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 94, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें सीधे तौर पर ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं आती है। ये यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 95, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये की गई थी यहाँ पर 1974 में, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। CPCB का जो गठन है 1974 में किया गया था, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है 97, रेत के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार रेत दुनिया में पानी और तेल के बाद तीसरा सबसे अधिक दोहन किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ये UNEP की हालिया रिपोर्ट में बताया गया था कि जो रेत है वास्तव में पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे अधिक शोषित प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा ऑप्शन है खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत रेत को एक प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें 1957 का जो एक्ट है इसमें बताया गया था कि जो अवैध खनन की रोकथाम सहित लघु खनिजों की विनियमन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है, और ये लघु खनिज के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, ना तो एक ना ही दो। सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, दुनिया के पहले क्रायोजन में प्रवाल शिशुओं बेबी कोरल्स को सफलतापूर्वक निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसाया गया था। ये बसाया गया था ग्रेट बैरियर रीफ, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 99, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी संपीड़ित पवन ऊर्जा भंडारण CAES सुविधा का पूर्ण वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया। ये किया गया चीन के द्वारा, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 100, शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में नामित इको सेंसिटिव जोन ESZ से घिरा हुआ है किस भारतीय राज्य में स्थित है। यह है उत्तराखंड में, ए आंसर इसमें करेक्ट है। किस भारतीय संस्थान ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नवीन हेट्रोस्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है। ये किया है यहाँ पर नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली के द्वारा, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 102, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है योजना के भाग 1 के अंतर्गत रुपये 1 लाख तक के वेतन वाले पहली बार नौकरी पर आने वाले कर्मचारी 2 किस्तों में 1 महीने का EPF वेतन प्राप्त करने के पात्र हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है भाग बी के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के नियोक्ता अतिरिक्त रोजगार बनाए रखने के लिए 4 वर्षों तक के प्रोत्साहन के पात्र हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये तीसरे और चौथे वर्ष तक विस्तारित प्रोत्साहन अवधि केवल विनिर्माण क्षेत्र पर ही लागू होती है, सभी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। यहाँ पर सही बताना, ए आंसर इसका करेक्ट है। 103, निम्नलिखित में से कौन सी फसल PR126 126 किस्म से संबंधित है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। ये धान है, सी आंसर इसका सही है। 104 है, निम्नलिखित में से सैन्य अभ्यासों और उनमें शामिल देशों के युग्मों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर
सही ऑप्शन बताने हैं अभ्यास बोंगो सागर। जो अभ्यास बोंगो सागर है भारत और मालदीव के बीच में ये नहीं है, भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 105 APAAR ID के संबंध में गलत ऑप्शन इसमें देखना है। यह प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट और स्थायी 16 अंकीय शैक्षणिक पहचान प्रदान करता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये 16 अंकीय नहीं 12 अंकीय शैक्षणिक प्रदान करता है। दूसरा है यह केवल उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल संस्थानों में नामांकित छात्रों पर लागू होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। एक राष्ट्र एक छात्र ID पहल का हिस्सा है ये, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कौशल संस्थानों के छात्र भी इसमें शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यहाँ पर पेश किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, अपार को इसमें किया गया था। इसमें गलत ऑप्शन बताना है, एक ठीक है, इसमें 1 और 2। नेक्स्ट है 106 इंटरपोल के सिल्वर नोटिस जो हाल ही में पहली बार जारी किया गया था, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसमें इसका प्राथमिक उद्देश्य बताना है इंटरपोल के सिल्वर नोटिस का। इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाना और उनकी पहचान करना। नेक्स्ट है 107 निम्नलिखित में से किस अमेरिकी स्वामित्व वाली ट्रेडिंग फर्म को हाल ही में भारत के पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा दंडित किया गया है? इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, जेन स्ट्रीट ग्रुप के द्वारा। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 108 हाल ही में स्वीकृत अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना के संबंध में गलत कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें इस योजना का अगले 6 वर्षों के लिए जो परिव्यय होगा 1 लाख करोड़ होगा, ठीक है, DST योजना के अंतर्गत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान ANRF के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन कोष संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। इसमें यहाँ पर ठीक है तीसरा ऑप्शन भी, और चौथा ऑप्शन है, अब चौथा ही बच गया तो डी आंसर इसका गलत होगा। इसमें यहाँ पर गलती पूछा गया है। नेक्स्ट है 109 प्रीडेटरी प्राइसिंग के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। इसका तात्पर्य प्रतिस्पर्धा को कम या समाप्त करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं को लागत से कम मूल्य पर बेचने से है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, यह अल्पकाल में ग्राहकों के लिए कम कीमतों के कारण लाभकारी होता है। दोनों ऑप्शंस ठीक है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 110 किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश के निर्यात मूल्य और अदृश्य वस्तुओं के आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसमें कहा जाता है शुद्ध अदृश्य। बी ऑप्शन इसका सही है। किस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भुगतान संतुलन को सही करने के अलावा अन्य कारणों से किया जाता है? ये स्वायत्त, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 112 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन है, आय में प्रति इकाई परिवर्तन से बचत में परिवर्तन। नेक्स्ट है 113 लोगों द्वारा विदेशी मुद्रा की मांग के कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? पहला ऑप्शन है, सही ऑप्शन बताने हैं, अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए, ठीक है, विदेशों में उपहार भेजने के लिए। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा है व्यक्तिगत होल्डिंग्स के माध्यम से घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर करने के लिए। इसमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 114 यदि अल्प अवधि में स्थिर कीमत पर अंतिम वस्तुओं की आपूर्ति असीम रूप से लोचदार है, कुल उत्पादन केवल कुल मांग द्वारा निर्धारित होता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रभावी मांग सिद्धांत। यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 115 किसी फर्म के मूल्यवर्धन के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? सही ऑप्शन इसमें देखना है, उत्पादन का मूल्य जिसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत घटाई गई हो। बी आंसर इसका सही है। जो यहाँ पर मूल्य संवर्धन होता है उस फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं
कि मूल्य और उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त जो मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी उसके लागत के बीच का अंतर होता है। और मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जो अन्य फर्मों से खरीदी जाती हैं और उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरह उपयोग की जाती हैं, जैसे कि कच्चा माल, घटक और यूटिलिटीज, वो होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। नेक्स्ट है 116, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारक लागत पर सकल मूल्य वर्धन और आधारित कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन के बीच कारक को सही रूप से दर्शाता है। इसमें यहाँ पर कारक लागत पर सकल मूल्य वर्धन प्लस के शुद्ध उत्पादन कर बराबर होता है आधारित कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 117, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार के अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित किया है। इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, 6.6%। डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 118, राजकोषीय घाटा के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। यह राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो फिस्कल डेफिसिट होता है इसमें यहाँ पर जो राजस्व और पूंजी दोनों और कुल गैर उधार प्राप्तियों के बीच का ये अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन है बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% अनुमानित है। ठीक है दूसरा, तो सही ऑप्शन बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 119, किस संस्थान ने हाल ही में पाथवेज एंड strategies for accelerating growth in edible oils towards the goal of आत्मनिर्भरता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये की गई है नीति आयोग के द्वारा। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 120, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बहुराज्यीय सहकारी बैंक है। इसमें है सारस्वत बैंक। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 121, गंडक नदी के बारे में देखना है और सही कथन इसमें बताने हैं। गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा यह जयनगर में बिहार में प्रवेश करती है। दूसरा ऑप्शन ये गलत है। ये पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर के पास भैंसा लोटन में नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और नदी सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा नदी में ये मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो इसमें यहाँ पर गलत है। तीसरा ऑप्शन है यह गंगा नदी की बाएं ओर की सहायक नदी है। ठीक है, इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ए आंसर सही है। 122 से 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल लिंगानुपात और बाल 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात क्रम से क्या है। इसमें है यहाँ पर 918, तो यहाँ पर कुल लिंगानुपात है और यहाँ पर 935 शिशु लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। 123 निम्नलिखित में से कौन से पक्षी अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। इसमें यहाँ पर रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। और पहला गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ पर दूसरा इसमें नहीं है, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है। चौथा ऑप्शन है भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी है। जो उधवा है ये बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में स्थित है। तो 1, 3, 4 सी में आ रहा है। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 124, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर रासायनिक उद्योगों का मुख्य केंद्र है। इसमें है यहाँ पर ये बरौनी। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 125, नगर और उद्योग दिए हुए हैं और इसमें सही ऑप्शन कौन से मिलान हो रहे हैं वो बताना है। मोकामा मालगाड़ी के डिब्बे से है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है जमालपुर रेलवे इंजन मरम्मत कारखाना है। इसमें दोनों इस तरीके से दे दिया ये। और इसमें यहाँ पर देखिए ओबरा कालीन निर्माण उद्योग ठीक है, और लखीसराय सिंदूर कारखाना। 3 और 4 ए में। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 126, बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। इसे पूर्व से पश्चिम की ओर इधर की साइड लेकर आना है, ईस्ट टू वेस्ट।
ये है। तो यहाँ पर देखें इसमें पहले तो अररिया का मैदान होगा, फिर होगा यहाँ पर जमुई बेसिन 3, फिर होगा यहाँ पर राजगीर की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद होगा बेतिया का मैदान। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। 126 का इसमें बी है। नेक्स्ट है 127। निम्नलिखित में से कौन सा 7 निश्चय भाग 2 आत्मनिर्भर बिहार का मुख्य उद्देश्य और संकल्प नहीं है? इसमें यहाँ पर हर घर तक बिजली, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 128। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किन जिलों में लिंगानुपात क्रम से सबसे अधिक और सबसे कम है? इसमें सबसे अधिक की बात करें तो ये है गोपालगंज और सबसे कम है मुंगेर में। तो ए आंसर ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 129। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। वे बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति थे। पहला कथन इसमें गलत है। जो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ना कि ये यहाँ पर बिहार के राज्यपाल के रूप में। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें लॉर्ड की उपाधि प्रदान की गई थी। दूसरा ऑप्शन ये सही है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 130। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन यहाँ पर बताने हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 6 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई हैं, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। बिहार से राज्यसभा के लिए कुल 20 सदस्य है, इसमें 20 सदस्य नहीं है, 16 सदस्य हैं राज्यसभा के लिए। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ए ऑप्शन इसमें ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट है 131। किस मुगल शासक के शासनकाल में ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक ने बिहार की यात्रा की थी? ये की थी जहांगीर के द्वारा, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 132। निम्नलिखित में से कौन बिहार में गठित होम रूल लीग शाखा का सचिव था? इसमें था चंद्रवंशी सहाय, बी आंसर सही है। नेक्स्ट 133। वर्ष 1918 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार के किस व्यक्ति ने की थी? ये की थी हसन इमाम के द्वारा, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 134। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अंग महाजनपद का पहला उल्लेख मिलता है? ये मिलता है अर्थवेद में, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 135। कर्पूरी ठाकुर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन इसमें देखना है। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पिठोंजिया में हुआ था, इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू किया, इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है वर्ष 1989 में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला, इसमें तीसरा ऑप्शन ही गलत है, सी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था 1988 में, जबकि 1989 में यहाँ पर बोला जा रहा है। इसमें यहाँ पर पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे 1970 से 1971 और दूसरी बार 1977 से 1979 तक बने थे। तो इसमें यहाँ पर सी आंसर सही है। और भी इसमें पूछा जा सकता है किस मध्यकालीन पुस्तक में यह उल्लेख है कि शेरशाह ने पटना में एक किला बनवाया था? ये है तारीख ए दाऊदी, ए आंसर इसमें करेक्ट है। 137 है बिहार का तत्कालीन उपराज्यपाल कौन था जिसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था? ये एडवर्ड गेट, यहाँ पर ए आंसर इसमें सही है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान है ये। नेक्स्ट है 138। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे रामदयालु सिंह, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 139। 139 है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ये स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था, तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 140।
140 है यहाँ पर पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 141। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो पहले पद से संबंधित है। हृदय परिसंचरण से संबंधित है, तो फेफड़े यहाँ पर संबंधित है श्वसन से। ए आंसर इसमें करेक्ट है। जो यहाँ पर हृदय का कार्य होता है परिसंचरण और फेफड़े का सांस लेना होता है। नेक्स्ट है इसमें 142। जेड जो है वो वाई का भाई है और वाई एक्स का पति है। जेड इसमें जेड वाई का भाई है, वाई का भाई है तो प्लस होगा, ये भाई है, और वाई एक्स का पति है, वाई एक्स का पति है प्लस ही होगा। ये दोनों यहाँ पर भाई है और ये इसका यहाँ पर पति है। जो एक्स है वो है डब्लू की माँ, एक्स डब्लू की माँ है तो ये माइनस है, और डब्लू यहाँ पर डब्लू बोला हुआ है एक्स का पिता है, डब्लू है वी का पिता, यहाँ पर जेड है और फिर यहाँ पर वाई है, और जो वाई है ये एक्स का पति है और एक्स डब्लू की माँ है, और डब्लू जो है वो वी का पिता है, डब्लू वी का पिता है। ये दोनों तो यहाँ पर भाई हो गए, और यहाँ पर ये इसका ये पति है एक्स का, तो ये माइनस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है। जो डब्लू है वो वी का पिता है तो प्लस ही होगा, ये इसका क्या है बेटा है। डब्लू और टी भाई बहन है, डब्लू और टी हैं ये भाई बहन है, तो जेड टी से किस प्रकार का संबंध रखता है? जो डब्लू है ये तो प्लस हो गया मतलब लड़का हो गया, जो टी है टी तो क्या होगी बेटी होगी, एक्स की बेटी होगी, तो जेड से किस प्रकार का संबंध है ये? तो इसमें जो होगा पिता का भाई होगा, ए आंसर इसमें करेक्ट। नेक्स्ट है 143। इसमें अक्षर दिए हुए हैं और इसमें से यहाँ पर रख के देखना है चारों ऑप्शंस में से इसमें कौन सी सीरीज फिल हो रही है, इसमें कौन सी सीरीज बन रही है। तो डी ऑप्शन को रखने पर ये सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट है 144। 144 है, इसमें सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, जो सभी कुत्ते हैं ये बिल्लियाँ हैं। यहाँ पर इसको डॉग मान लेते हैं और यहाँ पर सी मान लिया कैट। कुछ बिल्लियाँ बाघ हैं, अब कुछ बिल्लियाँ जो हैं ये हैं बाघ हैं, कुछ बाघ शेर हैं, जो कुछ बाघ हैं ये हैं शेर। अब यहाँ पर सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, जो सभी बिल्लियाँ हैं क्या ये कुत्ते हैं? तो यहाँ पर कुछ ही हैं ये वाला पार्ट, ना कि सभी हैं। तो इसमें यहाँ पर फिर दूसरा है कुछ बिल्लियाँ शेर हैं, नहीं है, यहाँ पर इससे मिलान ही नहीं हो रहा, तो ना तो एक ना ही दो अनुसरण कर रहा है, इसमें डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित दी गई संख्याओं में से बेजोड़ संख्या इसमें ज्ञात करनी है। अब इसमें यहाँ पर देखें 174 को यहाँ पर देखते हैं तो 174 में से हमने माइनस किया 5, तो इसमें बच गया 169, ये किसी का वर्ग आ रहा है। अब 230 है, 230 में से माइनस करते हैं 5 तो यहाँ पर आता है 225, ये भी वर्ग आ रहा है। तो इसमें यही देखना है कि कौन सा इसके नज़दीक आ रहा है वर्ग के, उससे पता चल जाएगा। 966 में से इसमें से माइनस करते हैं, 966 में से माइनस करते हैं तब भी इसमें 961 आएगा, ये भी वर्ग आ रहा है। अब 670 में से माइनस किया 665 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है, तो यहाँ पर 18 दिन में एक काम को पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जबकि लड़का अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है, लड़की अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यहाँ पर ये बताना है। तो इसमें दोनों का कितना दे दिया, इसमें 1/18 हो गया यहाँ पर दोनों का। अब इसमें लड़के का दे दिया, इसमें 1/30 इसको माइनस कर देंगे। अब 18 और 30 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 18 और 30 का एलसीएम 6 से 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 33 जा 180, इसमें आएगा यहाँ पर 180 एलसीएम। इसमें यहाँ पर एलसीएम आया 180 और ये था यहाँ पर 1/18 माइनस का 1/30।
30। तो इसको 18 से इसको कट करेंगे 180 को, तो 10 आ जाएगा, माइनस के 3 3 6 जा 18, तो यहाँ पर 6 आएगा, तो ये आया 4/180। यहाँ पर ये आया। इसमें फिर यहाँ पर देखना है 4 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कट हो जाएगा यहाँ पर 45 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 दिन। जो लड़की काम करेगी, अकेले काम करेगी, वो 45 दिनों में करेगी, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 147। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिससे 8 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य है। अब इसमें सभी को जब 3 का विभाज्य का नियम होता है, इसको ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 7 और 2 9 यहाँ पर हो रहा है। पहला तो ये 729 भी होगा, और यहाँ पर 3 8 11 11 और 4 15 15 और 2 15 और 2 17। यहाँ पर एक और इसमें यहाँ पर ऐड कर लें तो ये आ जाएगा। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। एक को ऐड करेंगे एक के स्थान पर, तो पूरा यहाँ पर 3 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 148। एक वस्तु की कीमत 3 लगातार महीनों में 20, 25 और 10 ये कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% वो बढ़ जाती है, ये बोला है इसमें। तो इसमें यहाँ पर सीधा सीधा है। इसमें यहाँ पर मानते हैं हम, जैसे कि 1000 हमने वस्तु का मूल्य मान लिया 1000 रुपये। फिर कह रहा है यहाँ पर कम हो रही है, पहले 20% हुई तो 80% बच गई, 25% कम हो गई तो यहाँ पर 75 बच जाएगी 100, और फिर 10% और कम हो जाती है, 3 बार कम हो रही है, तो यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100। फिर चौथे महीने में वो 40% बढ़ जाती है, तो 140 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आएगा 756। इसको सोल्व करने के बाद 2 0 से 2 0, 1 0 से यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ पर 2 0 से ये कैंसिल। तो इसमें ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 756 रुपये आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे कमी, कितने की कमी हुई। अब कमी निकालने के लिए इसमें जो भी हमने माना उसको लिखेंगे नीचे 1000। इसमें 100 भी माना जा सकता है। फिर यहाँ पर 1000 में से अब इसमें 756 आए, 3 अंकों में डिजिट आ गया, तो फिर इसमें 1000 ही मानना पड़ेगा। 756 माइनस करेंगे, अब इसमें माइनस किया और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, एक यहाँ पर बचेगा, तो इसमें आएगा, ऊपर आएगा 244 और नीचे आएगा 10, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 24.4% होगा। 24.4% बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 149। इसको यहाँ पर सरल करके बताना है। पहले इसमें यहाँ पर ऑफ करेंगे, फिर इसमें ब्रैकेट को खोलेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 3 1/4 आएगा, डी आंसर इसमें सही है। बस इसको सॉल्व करना है बोर्ड मास के थ्रू। नेक्स्ट है 150। निश्चित कोड भाषा में जो 12 है इसको 1872 के रूप में कोडित किया जाता है, और 7 को इसमें किया जाता है 392 से, और यहाँ पर फिर बताना है 4 का। इसमें पहले देख लेते हैं, टी आता है यहाँ पर 20 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, और ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, वी आता है 22 पे, और यहाँ पर ई आता है 5 पे। अब इनको यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये आता नहीं है इसमें, तो फिर यहाँ पर करेंगे जैसे कि 12 होता है कितना 12, 12 पे हो गया, यहाँ पर 12 12। अब इसको यहाँ पर देखें, 7 होता है ये 7 पे, 4 होता है यहाँ पर 4 पे। अगर हम इनका नंबर लिख के, जैसे टी है 20 पे, और इनको जोड़ते हैं तो नहीं आता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि किस कंडीशन से ये आएगा। अब जैसे 12 है, 12 की पावर हमने कर दिया 3, 1872 संख्या बड़ी है, और प्लस के किया यहाँ पर 12 की 2। अब 12 की 3 बार करते हैं, 12 में 12 की करेंगे 144, और फिर करेंगे यहाँ पर 1728 और फिर प्लस के करेंगे 144। दोनों को ऐड करेंगे ना तो 1872 ही आएगा इसमें। फिर 7 है, 7 की 3 कर दिया, प्लस 7 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें सोचना होता है। 7 की 3 करेंगे तो 343 आएगा, प्लस के यहाँ पर 49 आएगा, तो इसको ऐड करेंगे 392 आएगा। फिर यहाँ पर 4 है, तो 4 की पावर इसमें 3 किया, और प्लस 4 की पावर 2 किया। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, प्लस के यहाँ पर 16 हो गया, तो इसमें आएगा यहाँ पर 80। तो 80 आंसर इसका करेक्ट है।